हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुप्लग्स। मैं हूं ऋतिक और आज की हमारी क्लास में हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इससे पहले हम हमारा ये चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है बच्चों हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी सेल, जो कि हमारी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों की यूनिट है, जिसको हम कहते हैं सेल। सेल इसका नाम दिया गया था क्योंकि क्या था, इसमें लिटिल रूम जैसे हमें दिखते थे। लिटिल वर्ड था जिससे मतलब निकलता है लिटिल रूम, इसी की वजह से इसको नाम दिया गया था सेल। और इस चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के कितने ऑर्गेनेलीज होते हैं, उन ऑर्गेनेलीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सब हमने पढ़े थे। आज की क्लास हमारी स्पेसिफिकली रहने वाली है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लेके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। पूछा गया है बच्चों आपसे कि प्लांट सेल्स जो होती हैं वो एनिमल सेल से अलग कैसे हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए टेबल बना लेते हैं। एक साइड लिख देते हैं हम सबसे पहले फटाफट प्लांट सेल्स, और दूसरी साइड हम लिख देते हैं हमारी एनिमल सेल्स। क्या इतना सबसे बेसिक डिफरेंस जो बच्चों, सबसे पहला डिफरेंस आपके दिमाग में आना चाहिए जब कोई कहे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, सबसे मेजर डिफरेंस है सेल वॉल का। प्लांट सेल जो होती हैं बच्चों, उनमें सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होगी। एनिमल सेल्स में सेल वॉल जो है बच्चों वो एब्सेंट होगी। दिस प्लस सिंबल इज फॉर प्रेजेंट एंड दिस माइनस सिंबल इज फॉर एब्सेंट। क्लियर? एग्जाम में बच्चों आप इसको कंप्लीट लिख के आओगे दैट इन प्लांट सेल्स द सेल वॉल आर प्रेजेंट एंड इन एनिमल सेल्स द सेल वॉल इज एब्सेंट। अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि मैं आपको जल्दी से समझा पाऊँ, हमारा टाइम बचे, लेकिन एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, दूसरा मेजर डिफरेंस क्या आएगा बच्चों कि प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल रिक्वायर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों वो हमारा पार्ट है प्लास्टिड्स का। लेकिन एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्या होगा, प्लास्टिड भी नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं प्लांट सेल्स में क्या है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर present, and whereas in animal cells the plastids are absent। क्लियर? प्लास्टिड्स क्या है बच्चों, हमारे एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स हैं या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और अपना खुद का प्रोटीन होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड दे हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है? 2 पॉइंट। उसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आएगा, प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल इज लार्ज, वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल इज लार्जर इन साइज। ठीक है, सेल का अप्रोक्स 70% स्पेस जो होता है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल को क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। अपना जो स्टार्च इन्होंने बनाया है, फूड को स्टार्च की फॉर्म में जो स्टोर किया है वो स्टोर होगा वैक्यूल के अंदर। प्लांट बच्चों अपना खाना स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और उसी वहीं पे एनिमल जो होते हैं वो अपना खाना स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये बात भी याद रखना, ठीक है। और एनिमल सेल्स में वैक्यूल क्या होंगे, एनिमल सेल्स में जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, और अगर प्रेजेंट भी होंगे तो छोटे होंगे, दे विल बी स्मॉलर इन साइज। इफ प्रेजेंट they will be smaller in size, they will be smaller in size। क्लियर? अब वैक्यूल इतनी ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा तो न्यूक्लियस क्या है, बजाय साइड में खिसक जाएगा, है ना। एक सेल है हमारे पास, उसमें बीच में बड़ा सा 70% ऑफ स्पेस अगर वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर ली तो हमारा न्यूक्लियस कहाँ जाएगा बच्चों, साइड में चला जाएगा। तो न्यूक्लियस की अगर पोजीशन की बात की जाए, न्यूक्लियस की पोजीशन की बात की जाए तो कहाँ होगी, न्यूक्लियस लाइज इन या फिर लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, lies towards the periphery of the cell। periphery means कि ending, periphery of cell।
पेरिफेरी का मतलब बच्चों ये होता है हमारे पास, जैसे कि ये हमारी सेल है, यहाँ पे हमारा वैक्यूल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये वैक्यूल है, ये थी हमारी बाहर की क्या थी, सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्लियर है। सेल मेम्ब्रेन को बच्चों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती जा रही हूँ, आपको याद रखना है क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पे एनिमल सेल में कोई वैक्यूल नहीं है, अगर है तो भी छोटे छोटे साइज का है, तो न्यूक्लियस कहाँ होगा, न्यूक्लियस सेंटर में होगा। तो न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। क्लियर। ये हमारे पास कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में। इसके अलावा कुछ ग्रैन्यूल्स के, स्टार्च ग्रैन्यूल्स के डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसका एग्जांपल के स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं प्लांट में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि प्लांट स्टोर करेगा अपना फॉर्म, खाना जो है स्टार्च की फॉर्म में, तो स्टार्च ग्रैन्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टार्च ग्रैन्यूल्स यहाँ एब्सेंट होंगे, क्योंकि एनिमल्स में स्टार्च नहीं होता, एनिमल्स में ग्लाइकोजन होगा। क्लियर है। तो इतना डिफरेंस आपको समझ आया तो आप अभी 9th क्लास के लेवल पे आप इतने डिफरेंसेस भी लिखाओगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ज्यादा अगर आपको मेहनत करनी है बच्चों तो आप डायग्राम भी बना के आ सकते हैं, ठीक है। आप अपना डायग्राम बना के आ सकते हैं। जैसे जनरली प्लांट सेल को आप सर्कुलर दिखा सकते हैं और एनिमल सेल को आप रेक्टेंगुलर शेप में दिखा सकते हैं। सेंटर में आप न्यूक्लियस दिखा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। साइड का जो खाली स्पेस बच गया बच्चों, वहां पे आप साइटोप्लाज्म दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, वो दोनों में कॉमन है, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस पूछा गया है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है। सबसे पहले हमने पिछली बार के जैसे क्या किया था लिख लेते हैं, टेबल ड्रॉ करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस पूछा गया है बच्चों, और आपसे पूछा गया है यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस क्या आएगा, सबसे पहला डिफरेंस तो बच्चों आएगा हमारे पास कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसको हम प्रोकैरियोट क्यों बोलते हैं, प्रोकैरियोट मींस प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव है। इसमें क्या था, इसमें हमारा न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं था, ठीक है। न्यूक्लियस जो था बच्चों वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं था प्रोकैरियोट्स में, आपको याद रखना है, ठीक है। लिख देते हैं इस बात को, दैट न्यूक्लियस is not bounded by a membrane and therefore it is known as, क्या बोलेंगे न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोइड बोलते हैं बच्चों। प्रोकैरियोट के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में बच्चों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये जो टर्म है ये टर्म भी आपको याद रखनी है। क्लियर है, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियस इज बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये बाउंड होगा, ठीक है, बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम डीएनए पे आ जाएंगे। डीएनए जो है बच्चों वो जनरली प्रोकैरियोट्स में कैसा होगा, डीएनए जनरली होगा बच्चों हमारा सर्कुलर फॉर्म में, डीएनए हमारा होगा जनरली सर्कुलर में, और यूकैरियोट्स में बच्चों हमारा डीएनए जो होता है वो लीनियर हो जाता है। क्लियर। इसी के साथ साथ अगर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के पास, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो बाकी की ऑर्गेनेल्स भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। अगर न्यूक्लियस को ही मेम्ब्रेन बाउंड नहीं किया तो बाकी ऑर्गेनेल्स पे तो क्या ही मेहनत करेंगे हम, है ना। तो क्या हुआ, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, हमारे बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं बच्चों वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, no membrane bound. We can write the next difference, that no membrane bound cell organelles are found.
cell organelles are found। वहीं पे हमारे पास यूकैरियोटिक में बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। क्लियर है? क्लियर इतनी बात? इसके बाद हम डिफरेंस की बात करें, इसके बाद एक और मेजर डिफरेंस जो आता है बच्चों, वो हमारे पास आता है राइबोसोम्स का। जो राइबोसोम्स होंगे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 70S राइबोसोम्स होंगे और यूकैरियोट में बच्चों हमारे पास 80S राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, S मीन्स द सेडिमेंटेशन फैक्टर। अब हमने देखा था कि राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती हैं, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। उनको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या 70S को कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम? डिफरेंशिएशन होगा 50S और 30S में। वहीं पे यूकैरियोट में हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा 60S और 40S में। क्लियर है? अगला मेजर डिफरेंस जो है बच्चों वो ये है कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास जो क्रोमोसोम बनता है, जो क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम इज व्हाट? इट इज अ पैकेज्ड फॉर्म वेयर डीएनए एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा बच्चों, उसमें डीएनए के साथ साथ नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स होंगे। द प्रोटीन्स विल बी नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स। बल्कि यूकैरियोटिक सेल में बच्चों हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा उसमें डीएनए होगा और उसी के साथ साथ हिस्टोनिक प्रोटीन्स होंगे। क्या होंगे बच्चों? हिस्टोनिक प्रोटीन्स होंगे। अदरवाइज इसमें अगर आप नॉर्मल डिफरेंस लिखना चाहें तो हम इसमें नॉर्मल डिफरेंस में लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है बच्चों वो साइज में स्मॉलर होती है। साइज में क्या होगी बच्चों? वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसके अलावा मान लीजिए ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाए, 5 से हमारे पास 10 मार्क्स के बीच में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चों आपसे, तो आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, थोड़ा सा इनको एलोबरेट कर सकते हैं, 1 लाइन में इनको आप एलोबरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप एक प्रोकैरियोटिक सेल का आप डायग्राम बना दीजिए और उसी के साथ साथ कंपेरिजन करने के लिए आप एक यूकैरियोटिक सेल का भी डायग्राम बना दीजिए। क्लियर? इसमें आपको कोई भी ऑर्गेनेल दिखाने की जरूरत नहीं है और इसी के साथ जो न्यूक्लियस है उसको मेम्ब्रेन बाउंड नहीं दिखाना है, उसको ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन एंटेंगल रहता है वो दिखाना है। किस तरह से न्यूक्लियस दिखाओगे आप? इस तरीके से ये न्यूक्लियस दिखाना है। ठीक है, वहीं पे कंपैरिजन अगर यूकैरियोटिक सेल का करें तो यूकैरियोटिक सेल में बच्चों आप हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस डबल लेयर का होता है और एंटेंगल्ड क्रोमेटिन। इस तरीके का न्यूक्लियस हमें दिखाना है यूकैरियोट्स में और इस तरीके का न्यूक्लियस दिखाना है आपको प्रोकैरियोट्स में। क्लियर है? इस तरीके से आप डायग्राम से भी जो डिफरेंसेस हैं वो डिराइव कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आएगा, अच्छे से आपको डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा कहता है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। क्या होगा अगर हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल, आउटर लेयर ऑफ सेल की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे और इसी को ही हम कहेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ये किसी आइटम को, किसी पर्टिकुलर मटेरियल को, सब्सटेंस को सेलेक्ट करेगी। परमिएबल मीन्स ये परमिट करेगी इसके अंदर कुछ आए या ना जाए। ठीक है, किसी भी चीज का अगर मान लीजिए पूछा जाए कि ये रप्चर हो गई या फिर कोई पूछा जाए कोई सेल ऑर्गेनेल है वो खराब हो गई तो क्या होगा, तो उसका जो रिजल्ट है बच्चों वो उसके फंक्शन से ही डिराइव होगा। मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। अगर हमें ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी सिर्फ 2 ही चीज याद करनी है, सिर्फ 2 चीज, और कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं समझना। ओनली 2 थिंग्स, द फर्स्ट वन बीइंग देयर स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन बीइंग देयर फंक्शन। उनका हमें स्ट्रक्चर देखना है कि वो दिखते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनका साइज कैसा है, और दूसरी चीज कि उनका जो फंक्शन है
उनका जो काम है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो क्या है। उनका स्ट्रक्चर देखो, उनका फंक्शन देखो। अब इसमें पूछा गया है कि रप्चर हो गई या ब्रेकडाउन हो गई तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओरिजिनली फंक्शन क्या था। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, दैट इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल्स। ये कोई भी मटेरियल जो है बच्चों, कोई भी मटेरियल अंदर कैसे जाएगा और कोई भी मटेरियल बाहर कैसे आएगा, वो कौन रेगुलेट करेगा, एंट्री और जो एग्जिट है बच्चों, उसकी रेगुलेशन करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कह रहे हैं, अभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, रप्चर हो गया, रप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर रप्चरिंग हो गई तो मटेरियल जो है बच्चों, कोई भी मटेरियल आसानी से आ सकता है, कोई मटेरियल आसानी से बाहर जा सकता है। एंट्री और एग्जिट पे कोई भी रोक टोक नहीं है। सो देयरफॉर इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा दैट द materials can now easily, in fact very easily, can now very easily pass into the cell and can also take exit from the cell, तो ऐसे केसेस में, जिन केसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है या फिर बच्चों वो ब्रेकडाउन हो जाती है, तो उन केसेस में मटेरियल्स का आना और जाना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि हम घर में कोई दरवाजा लगा के रखते हैं, है ना, हमने दरवाजा लगाया कि कोई भी आ जा ना सके, कब पहले हम गेट खोलेंगे फिर कोई आएगा। अंदर से किसी को बाहर जाना हो तो गेट खोलेंगे फिर वो बाहर जाएगा, है ना। अब कह रहे हैं कि गेट ही हटा दो। अगर हमने गेट हटा दिया तो क्या होगा, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, यही रोल निभाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि ये परमिट करता है मटेरियल्स को कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल सेल से बाहर जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो बच्चों इसका फंक्शन, इसका जो आंसर है वो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन से ही डिराइव किया है। तो आपको जरूरी है कि आप हर सेल ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर याद करें और उसका फंक्शन तो बिल्कुल भी याद करना, समझना ना भूलें, आपको समझना ही पड़ेगा फंक्शन। क्लियर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा कहता है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी अपैरेटस। अगेन सेम तरीका क्वेश्चन है। जब हमने कहा था इस क्वेश्चन का आंसर आप तब कर पाओगे जब आपको पता होगा गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या है। गोल्जी अपैरेटस कुछ इस तरीके का दिखता है बच्चों। स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी अपैरेटस जो है वो कुछ इस तरीके का हमें दिखता है। ये वेसिकल्स बन गई, ये इसका सिस फेस है और नीचे वाला जो है वो इसका बच्चों ट्रांस फेस है। क्लियर। बीच में सिस्टर्नी हमारे पास प्रेजेंट होती है। इस तरीके का गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर है। ये जो सर्कुलर मैंने बनाए हैं बच्चों, ये हैं हमारे पास वेसिकल्स। फंक्शन की बात की जाएगा गोल्जी अपैरेटस के, तो गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन है कि वेसिकल्स के थ्रू क्या होगा, कोई भी मटेरियल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके ट्रांस फेस तक जा सकता है, फिर ट्रांस फेस से कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस लेके सिस फेस के थ्रू होता हुआ साइटोप्लाज्म में जा सकता है। क्लियर। गोल्जी अपैरेटस से होते हुए ईआर में जाएगा, ईआर से होते हुए फिर न्यूक्लियस में जाएगा, राइबोसोम्स में जा सकता है। यानी कि सबसे मेजर फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा कुछ हमारे पास प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, जिनको हमें स्टोर करना है फॉर फर्दर यूज, तो वो भी स्टोर होंगे हमारे इन जो सिस्टर्नी जो बनी हुई हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनमें वो स्टोर होगा। तो गोल्जी अपैरेटस का हमारे पास जो फंक्शन आएगा बच्चों, गोल्जी अपैरेटस का ओरिजिनली हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है हमारे पास स्टोरेज का और ट्रांसपोर्टेशन का। अब अगर मान लीजिए गोल्जी अपैरेटस रहा ही नहीं, गोल्जी अपैरेटस नहीं है, तो क्या होगा, ये स्टोरेज और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये नहीं हो पाएगी। क्लियर। तो क्या होगा, स्टोरेज नहीं हो पाएगी, ट्रांसपोर्टेशन, यही तो कोई मटेरियल जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होना था वो न्यूक्लियस में ही अक्यूमुलेट हो जाएगा। कोई साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स में जाना था तो वो क्या होगा, वो साइटोप्लाज्म में ही अक्यूमुलेट हो जाएगा, राइबोसोम्स तक नहीं पहुंच पाएगा।
क्लियर है? तो इसी तरीके से क्या होगा, व्हाट वुड हैपन नो गोल्जी apparatus, देन इफ देयर वाज नो गोल्जी apparatus, देन द सेल, if there was no Golgi apparatus, then the cell would not be able to carry out the transportation of materials, ट्रांसपोर्टेशन एंड एज वेल एज स्टोरेज भी तो है ना फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स इन द सेल। क्लियर है? इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो। वन लाइन में पूछा जाए तो सिंपली एक लाइन लिख दो कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज नहीं हो पाएगा। 3 मार्क्स में पूछा जाए तो थोड़ा एलोबरेट करके लिख दो उसको कि उसका फंक्शन ये है, अगर नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। 5 मार्क्स में पूछा जाए तो उसके साथ उसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं जिससे बेटर तरीके से एलोबरेट हो सके। तो बच्चों जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। कम मार्क्स का पूछा है तो कम लिखना है, ज्यादा मार्क्स का पूछा है तो ज्यादा बताना है, ज्यादा एलोबरेट करके उसको डीप में आपको बता देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? कौन सा ऑर्गेनली है जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? अब इसका आंसर क्या है? पावर हाउस यानी कि जो हमें एनर्जी देता है। पावर हाउस ऑफ सेल है बच्चों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बच्चों स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखता है। डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन तो बाहर की साइड प्रेजेंट है और जो दूसरी मेम्ब्रेन है बच्चों वो इस तरीके से डीपली फोल्डेड में प्रेजेंट है। ये हमारे पास बच्चों है आउटर मेम्ब्रेन और डीपली जो फोल्डेड है वो आती है बच्चों हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों जो हम याद रख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। कहा है हमने कि ये क्या है, ये पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब क्या होगा कि ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दैट इट विल प्रोवाइड द एनर्जी। अब जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो किसी फॉर्म में होगी, किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में होगी। एटीपी की फुल फॉर्म बच्चों क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी ली जाएगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब बच्चों 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे जैसे एक एक फॉस्फेट ग्रुप हटता जाएगा एनर्जी मिलती जाएगी। क्लियर? एनर्जी किस तरीके से मिलेगी? हमारे पास एटीपी जो है उसकी फुल फॉर्म ही है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे जैसे करके एक एक फॉस्फेट ग्रुप हटेगा वैसे वैसे करके एनर्जी जो है बच्चों वो डिराइव होती जाएगी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर दैट द विच ऑर्गेनली दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी बाय जनरेटिंग द एटीपी। एटीपी का जो जनरेशन है, फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। क्लियर है? एटीपी का जो जनरेशन है बच्चों वो कहाँ होगा? वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर? इसके अलावा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक यूनिक चीज जो हमें प्लास्टिड्स में भी देखने को मिलती है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का प्रोटीन होता है। क्लियर? इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया और उसी के साथ साथ प्लास्टिड्स जो हैं उनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनलीज। क्लियर? चलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? यानी कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारी जो बच्चों सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन हमारी सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोबाइलिपिड लेयर। फॉस्फोबाइलिपिड लेयर। क्लियर? तो किससे बनी होगी? ये बनी होगी हमारे पास प्रोटीन से और किससे बनी होगी? ये हमारे पास बनी होगी लिपिड से। तो और इस प्रोसेस को सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। पूछा गया है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए जो प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनली जो है वो फुलफिल करता है। तो बच्चों हमारे पास इसका आंसर है ER, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाता है, जनरेट करता है, जो कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में एड करता है, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स अब है हमारी प्रोटीन फैक्ट्री। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर राइबोसोम्स को होल्ड करा रहा है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये भी तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो मेजर फंक्शंस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी ये हेल्प करता है बाय जनरेटिंग द प्रोटीन्स and the lipids that are required for the formation of the cell membrane। क्लियर है इतनी बात? क्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों दो टाइप का होता है, जैसे अभी बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं RER एंड SER। RER है बच्चों, उसके ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम्स, और जो बच्चों SER है उसके ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड नहीं होते हैं। क्लियर? Moving on to the next question that says, how does an amoeba obtain its food? अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है? ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि अपना जो खाना है वो कैसे ऑब्टेन करता है। देखिए एक बार, ये क्या था बच्चों, ये हमारे पास एक अमीबा का है डायग्राम। अमीबा बच्चों क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल्ड है। ठीक है, तो ये सिंगल सेल्ड है तो इस तरीके से दिखेगा। इसकी कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है, इररेगुलर शेप का है। ठीक है, क्या है इसकी? इररेगुलर शेप है, इररेगुलर शेप का है। क्या हुआ? सेंटर में है न्यूक्लियस और साइड में साइटोप्लाज्म और बाकी कुछ ऑर्गेनेल्स दिखाए गए हैं। इसके बाद क्या हुआ? ये हमारे पास एक फूड पार्टिकल आया, ये एक फूड पार्टिकल है। ठीक है, ये एक फूड पार्टिकल आया तो क्या किया अमीबा ने अपने हाथ जैसे कुछ स्ट्रक्चर या फिर पैर जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए, जिसको हमने बोला सूडोपोडिया। जिसको हमने क्या कहा? हमने कह दिया सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हुई, ये देखिए ये वाली, ये सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हुई। क्या किया? खाना और पास आ गया, खाना और पास आया, और फिर क्या हुआ? फूड वैक्यूल बन गया। ये दोनों आपस में क्या किए? इन्होंने आपस में ज्वाइन कर लिया। इन्होंने क्या किया बच्चों? ये जो हमारे पास सूडोपोडिया दो बने थे, इन्होंने आपस में यहाँ ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके बना दिया एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम फूड वैक्यूल। और उस फूड वैक्यूल में आ गया हमारा फूड पार्टिकल। क्लियर? और फिर उसको अंदर ले लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया, उसको खाना मिल गया। इस तरीके के प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा अपना खाना ऑब्टेन करता है through the process of endoscytosis। इस क्वेश्चन से पूछा जाए, how does the amoeba obtain their food? Amoeba obtain its food through the process of endoscytosis। ठीक है, वन लाइनर आंसर। ज्यादा पूछा जाए तो एंडोसाइटोसिस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा मार्क्स में पूछा जाए तो आप ये डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अमीबा सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया के थ्रू जो खाना है फूड को एनगल्फ करता है। दोनों सूडोपोडिया आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन हो जाएंगे तो खाना बीच में आ जाएगा और ये सूडोपोडिया आपस में ज्वाइन हो गए, देयरफॉर क्रिएटिंग द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्रिएट होता है और उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? अंदर प्रेजेंट होगा अपना खाना, फूड पार्टिकल अंदर प्रेजेंट होगा, फिर उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? इसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। इसी के साथ साथ बच्चों एक और प्रोसेस होगा एंडोसाइटोसिस का जो अपोजिट होता है एक्सोसाइटोसिस। क्या है? इसके अपोजिट है एक्सोसाइटोसिस। उसमें क्या होगा? अब हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया, खाना जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी रिलीज होगा। तो अमीबा अब जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वेस्ट मटेरियल रिलीज
करता है। क्लियर। इसी तरीके का हमारे पास क्या होगा, ये फूड वैक्यूल बना था तो एक वेस्ट मटेरियल का एक वैक्यूल बनेगा या फिर वेसिकल टाइप बनेगा जिसको हम बाहर फिर सिक्रीट आउट कर देते हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर बच्चों आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह पढ़ाया जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हमें स्टडी करनी है तो जनरली अमीबा की स्टडी की जाती है एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। इसकी स्टडी को फिर रिलेट करते हैं हम बाकी के ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग। क्लियर। तो आपको ये अमीबा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना है, अच्छे से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस को भी समझना है। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया दैट अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट एंडोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द two pseudopodias, and therefore when the pseudopodia joins the food vacuole is created that contains the food particle, and therefore the food particle is engulfed by the amoeba। ठीक है, क्या होगा, engulfed होगा, engulfed। ठीक है, engulfed by the amoeba। Moving on to the next question which says what is osmosis। osmosis पूछा गया बच्चों। osmosis is nothing but a special case of diffusion। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या होगा हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर from its higher concentration, from its higher concentration, ज्यादा concentration से कहाँ की तरफ मूवमेंट होगी, लोअर concentration की तरफ। ठीक है बच्चों, towards its lower concentration। क्लियर। इसके अलावा अगर हम सल्यूट के टर्म्स में बात करें तो सल्यूट के टर्म्स में अपोजिट हो जाएगा, फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर, लोअर से हायर हो जाएगा सल्यूट के टर्म्स में। अभी हम सॉल्वेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। क्लियर। क्या हुआ ऑस्मोसिस का क्या मतलब, ऐसे हमारे पास क्या था, मान लीजिए एक चैम्बर है, ये चैम्बर 1, दिस इज चैम्बर बी। क्लियर। चैम्बर ए एंड चैम्बर बी, दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या है बच्चों, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी पानी प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितने प्रेजेंट हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, वाटर यहाँ से ए से बी की तरफ मूव करेगा। वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी, ए से बी की तरफ होगी। कब तक मूवमेंट होगी, जब तक दोनों में 30 मॉलिक्यूल और 30 मॉलिक्यूल, कितने हमारे 60 + 20। क्या हुआ बच्चों, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 60 + 20, हमारे पास 80 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब तक दोनों में 40 मॉलिक्यूल्स ना हो जाए, दोनों में जब तक 40 मॉलिक्यूल्स इक्वल ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट चलती रहेगी चैम्बर ए और बी के बीच में। क्लियर। इसी वाटर की मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर। ये हमें सेल में भी देखने को मिलेगी। सेल है हमारे पास, एक सेल है, उसके बगल वाली सेल दूसरी सेल है, क्योंकि हम जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो सेल जो बच्चों अटैच्ड होती हैं, आइसोलेशन में तो प्रेजेंट होगी नहीं एक सिंगल सेल अटैच्ड होंगी। अगर एक सेल में ज्यादा पानी है तो दूसरी सेल में वो पानी जो है वो मूव करेगा। यही सेम प्रोसेस है कि मान लीजिए जो रूट्स हैं प्लांट में, जो रूट्स हैं वो जमीन से पानी लेंगी और लीफ को पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। याद करो, फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों 4 मेजर रिक्वायरमेंट थी, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। याद है कि नहीं। ठीक है, 4 मेजर रिक्वायरमेंट, तो वाटर एक मेजर रिक्वायरमेंट था हमारा। तो वो वाटर कहाँ से आएगा, जो रूट्स जमीन से जो पानी लेंगी वो पहुंचाया जाएगा लीफ तक, है ना। तो कैसे पहुंचाया जाएगा कि वहां पे क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लीफ के पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहां से पहुंचाया जाएगा हायर से लोअर की तरफ। तो जब भी किसी भी मटेरियल की मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं जनरली, तो मूव करता है हायर से लोअर की तरफ। अगर मान लीजिए अगर हमने एक कमरे में, जहाँ हमारा मंदिर बना हुआ है साइड में, हमने क्या किया, वहां पे अगरबत्ती लगा दी,
भगवान की पूजा पाठ कर ली, अगरबत्ती लगा दी, अगरबत्ती का जो धुआं है बच्चों वो वहां तो नहीं रहेगा, नहीं, वो धीरे 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 पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो गैस है, गैस भी क्या करती है बच्चों, गैसीय सब्सटेंसेस भी क्या करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। क्लियर, गैस लिक्विड सबके सब सब्सटेंसेस जो हैं वो इन जनरल सब्सटेंसेस की मटेरियल्स की टेंडेंसी होती है दैट दे टेंड टू मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और स्पेशल केस वाटर का, सिर्फ और सिर्फ पानी के केस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो है बच्चों, डिफ्यूजन एक जनरलाइज टर्म है जिसमें हम कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वाटर की डिफ्यूजन की ही बात करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है दैट कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन को बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ के घबराना नहीं है कि अच्छा क्या क्वेश्चन आ गया, क्या कह दिया, इतना बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट कहा गया है कि आपको ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें 4 चीजें करनी है आपको। टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ, यानी कि हमने आलू लिया, ठीक है, उसको काट लिया आलू को, उसको जो बाहर का छिलका है वो हटा दिया। ठीक है, अब कहा गया है वन ऑफ दीज पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। बॉइल्ड पोटैटो से एक बनाना है, बताएंगे कौन सा क्या बनाना है, घबराना नहीं है। ठीक है, कीप कप ए एम्प्टी, एक को एम्प्टी रखना है, ठीक है, एक में कुछ नहीं रखना। फिर दूसरे में कहा गया है 1 टीस्पून शुगर इन कप बी, 1 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी, 1 चम्मच चीनी डाल देनी है। दूसरे में सोल्ट डालना है आपको। ठीक है, डी में कहा गया है पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो, शुगर डालनी है लेकिन वो बॉइल्ड वाला होना चाहिए। इन तीनों में तो क्या था बच्चों, नॉर्मल थे। ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी में हमने क्या किया है, नॉर्मल पोटैटो डाला है, नॉर्मल पोटैटो। उसके साथ साथ ए में तो कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नॉर्मल पोटैटो है। बी में चीनी डाली है, सी में नमक डाला है। क्लियर, डी में क्या किया है हमने, डी में नॉर्मल पोटैटो की जगह हमने क्या लिया है बच्चों, बॉइल्ड पोटैटो लिया है। डी में हमने लिया है बॉइल्ड पोटैटो, और बॉइल्ड पोटैटो के साथ हमने डाल दिया है 1 चम्मच चीनी। क्लियर है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्लियर। 4 हमने कटोरी ले ली, 4 कटोरियों में हमने 3 में नॉर्मल आलू डाल दिए, 1 में बॉइल्ड आलू डाल दिया। ठीक है, ए वाले को खाली रखा, कुछ नहीं डाला एक्स्ट्रा। बी वाले में चीनी डाली 1 चम्मच, सी वाले में नमक डाला 1 चम्मच, डी वाले में जिसमें बॉइल्ड आलू था उसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच चीनी। क्लियर है चारों एक्सपेरिमेंट। अब फर्दर आपसे आगे पूछा गया है कीप दीज फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद कहा गया देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। 2 घंटे रखने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा, वो आपको बताना है। सबसे पहले पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द हैलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। बी और सी में कुछ टाइम बाद पानी इकट्ठा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा उसका रीजन पूछा गया आपसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ए वाला जो पोटैटो था वो नेसेसरी क्यों है, क्यों जरूरी है वो। और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शंस ऑफ ए एंड डी। ए और डी में वाटर जो है वो इकट्ठा क्यों नहीं हुआ ये बताना है। क्लियर, पहले क्वेश्चन से आंसर करते बी और सी में क्यों हुआ बच्चों। बी और सी में हमने शुगर और सोल्ट डाला, हमने शुगर डाला और हमने क्या किया, हमने सोल्ट डाला। क्लियर है, वाटर क्या हुआ, वाटर मूव आउट कर गया, वाटर मूव आउट फ्रॉम द सेल, पानी सेल से बाहर आ गया। कहीं ये तो गया पानी गैदर हो गया, पानी इकट्ठा हुआ, यानी पानी क्या कहाँ से इकट्ठा हुआ, पानी कहीं से तो हमने डाला नहीं था, पानी कहीं से तो बना है, वो पानी सेल से बाहर आ गया, सेल हमारी क्या हुई, श्रिंक हो गई। क्या था इसका मतलब, इसका मतलब ये सोल्यूशन जो हमने रखा है ये हमने रखा था बच्चों हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्लियर, ये हमने रखा यहाँ पे हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन कहता है पोटैटो ए नेसेसरी क्यों है। ए नेसेसरी इसलिए है क्योंकि एक कंट्रोल होना चाहिए, हम किसी चीज से कंपेयर भी तो करेंगे, हम कंपैरिजन किस चीज से करेंगे। अच्छा नॉर्मल में ऐसा हुआ, इसमें अगर हमने सब में चीनी डाल दी तो हमें कंपैरिजन किससे करेंगे हम। तो कंट्रोल के लिए, कंपैरिजन के लिए, किसके लिए बच्चों, हमारे पास होना चाहिए कंट्रोल के लिए, कंट्रोल होना चाहिए हमारे पास
आगे के चीज़ों को, आगे के एक्सपेरिमेंट्स को कंपैरिजन करने के लिए। फ्यूचर में भी आप जब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो हम ब्लैंक रखते हैं, या तो हम उसको ब्लैंक बोलते हैं या फिर हम इसको कंट्रोल बोलते हैं, कि उसमें हम कोई भी एंजाइम एक्टिविटी चेक करने हैं तो उसमें एंजाइम नहीं डालेंगे, बाकी सब में एंजाइम डालेंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें एंजाइम नहीं था उसमें तो ऐसा कलर आया और जिसमें एंजाइम है उसमें ऐसा ऐसा कलर आया। तो चेक करने के लिए, एक्टिविटीज को कंपेयर करने के लिए हम कंट्रोल या फिर एक ब्लैंक रखते हैं हर एक एक्सपेरिमेंट में, जिससे कि हम फर्दर हमारे बाकी सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो उससे हम, उस कंट्रोल से हम कंपेयर कर पाए। क्लियर? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए और डी में कुछ गैदर क्यों नहीं हुआ। ए में तो बच्चों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ए में कुछ डाला ही नहीं था, ए में तो सिर्फ आलू था, आलू रख दिया बस। क्या होगा, आलू रख दिया, हवा में आलू रखा है, कुछ नहीं होगा। ठीक है। डी पूछा, डी में क्यों कुछ नहीं हुआ। ठीक है, डी में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि डी में हमने क्या डाला था बच्चों, डी में हमने बॉइल्ड पोटैटो डाला था। बॉइल्ड पोटैटो को हमने उबाल दिया था। जब हमने पोटैटो को उबाल दिया तो उसकी जो सेल्स थी वो तो मर गई। तो क्या थी, इसकी जो सेल्स थी बच्चों, इसकी जो सेल्स थी वो तो सेल्स तो डेड हो गई, मर गई। और डेड सेल्स जो है वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस शो नहीं करती। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो शो नहीं करते। डेड सेल्स डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वेयर एज द लिविंग सेल्स शो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? लिख सकते हैं लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स जो होती हैं बच्चों हमारे पास, living cells, they show the process of osmosis, and whereas the dead cells, they do not show the process of osmosis. क्लियर? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ऐसा तो घबराना नहीं है, कितना वो इतना बड़ा क्वेश्चन है देख के, है ना। कभी कभी वो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस उसकी लैंग्वेज ऐसे होती है, लिखी होती है, कहानी लिखी होती है। आपने ये किया, आपने ये किया, आपने कटोरी ले ली, आपने उसमें आलू काटा, आलू रखा आपने। अब इसी सेंटेंस को आप लिखोगे तो 2 लाइन तो हमारी भर गई, लेकिन है कुछ भी नहीं, आलू लिया, आलू कटोरी में रख दिया, सिंपल सा है। लेकिन आप पढ़ के क्वेश्चन को घबराना नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, आराम से उसको पढ़ना है शांत होके और उसको समझना है। समझने के बाद फिर आपको आंसर करना है। इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया, इसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगना था कि लिविंग सेल्स में ऑस्मोसिस होगा, डेड सेल्स में ऑस्मोसिस नहीं होगा। बी और सी में क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ। ए तो हमारा कंट्रोल था तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं, और डी में ऑस्मोसिस नहीं हुआ क्योंकि डी जो था बच्चों वो डेड सेल थी, बॉइल्ड पोटैटो, कि जब हमने आलू को उबाल दिया तो सेल्स जो थी वो तो मर गई, तो ऑस्मोसिस नहीं हुआ। सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट लगा हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड। कौन से तरह का सेल डिवीजन। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन के टाइप्स भी होते हैं। अब कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ के कह देगा अरे अच्छा सेल डिवीजन के टाइप्स भी होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन के बच्चों 2 टाइप्स होते हैं, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। आगे पढ़ते हैं। इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। 2 हमारे पास सेल डिवीजन के टाइप्स हैं बच्चों। पहला टाइप है हमारे पास माइटोसिस, दूसरा टाइप है बच्चों हमारे पास मियोसिस। क्लियर? माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस है वो हेल्प करेगा ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। किसमें आएगा ये, हमारे पास आएगा ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, and whereas the meiosis will be involved in the formation of gametes, involved in the formation of gametes। क्लियर? माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में बच्चों हमारे पास, इससे हमारे पास 2 सेल्स ही बनती हैं। क्लियर? हमारे पास ओरिजिनली सेल थी 2n की, डुप्लीकेट हुआ 4n बना और 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, दोनों की दोनों सेल्स 2n है। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ बच्चों, ओरिजिनली हमारे पास 2n था, डुप्लीकेट होके बनेगा हमारे पास 4n, और 4n से फिर हमारे पास 2 सेल्स बनेंगी जो होंगी हमारे पास 2n और 2n, और ये फर्दर बच्चों 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड होंगी। टोटल हमारे पास बन गई हैं 4 सेल्स n n n n। क्लियर है प्रोसेस? इस तरीके का प्रोसेस होगा मियोसिस और माइटोसिस में।
क्लियर, मियोसिस और माइटोसिस में। ये जो यहाँ पे हुआ है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन, इस स्टेप पे, ठीक है, डुप्लीकेशन। यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी डुप्लीकेशन हुआ है, क्लियर। 2n से 4n बना, डुप्लीकेट हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 4n, क्लियर। ये डिफरेंस समझ आया माइटोसिस एंड मियोसिस में। माइटोसिस हमारी हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर मैकेनिज्म्स में, क्योंकि हमारे पास जो प्लॉइडी नंबर है, जो क्रोमोसोम नंबर है, वो हमें सेम रखना है। मान लीजिए मेरी स्किन जो है बच्चों वो यहाँ से फट गई, कट लग गया, ठीक है, नाइफ से मैं काम कर रही थी, मेरे यहाँ कट लग गया, तो क्या हुआ, स्किन सेल्स डेड हो गई। अब नई स्किन सेल्स बनानी है, उसको रिपेयर करना है नई स्किन सेल्स को, तो नई स्किन सेल्स सेम ही तो बनेंगी, जैसे पुरानी थी वैसे की वैसे, तो मुझे नई सेल्स चाहिए। तो अगर पुरानी सेल्स 2n थी, पुरानी सेल्स अगर मेरी 2n थी, तो मेरी नई सेल्स भी तो बच्चों 2n ही होंगी, है ना। तो कौन सा प्रोसेस लगेगा, माइटोसिस लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि नई सेल्स ऐसे दिखती हैं और पुरानी सेल्स अलग दिखती हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मियोसिस में ऐसा होगा कि 2n वाली जो सेल है वो अलग दिखेगी, अलग होगी, और n वाली जो सेल्स हैं बच्चों वो हमारी अलग होंगी, क्लियर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक जो सेल है वो, एक गैमीट जो है बच्चों, वो हमारा आएगा मदर से और एक हमारा आएगा फादर की साइड से, दोनों फिर कंबाइन होके बनाएंगे हमारा n mother and n from father, they will both fuse and combine and therefore they will form the 2n cell, ठीक है, जिसकी प्लॉइडी नंबर अगेन 2n हो जाएगा। तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमें सेम रखना होता है, इसी वजह से गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होगा, और जब हम ग्रोथ और रिपेयर की बात करेंगे तब हमारे पास प्रोसेस होगा माइटोसिस का। आई होप आपको ये समझ आए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है बच्चों वो हमारी खत्म हो जाती है। आई होप आप सब ने अच्छे से पढ़ा होगा, आप सबको सब समझ आए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर स्टडिंग विद अस। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।